नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रीडर्स में आपका स्वागत करता हूं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की अगली कड़ी में प्रिंसिपल्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, उर्वरक प्रबंधन में उर्वरक उपयोग के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर को कब प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस अवस्था पर देना चाहिए और किस स्थान पर देना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये आता है उसके अंतर्गत कि उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस क्या है। तो इनसे क्या होता है, जो उर्वरक उपयोग दक्षता होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर रहे हैं, उर्वरक प्रबंधन कर रहे हैं, तो वहां पर हमें उनके कुछ सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए, जिससे कि उर्वरक उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। पहला है सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस। मृदा उर्वरता स्तर जो है उसकी जांच के आधार पर ही हमें क्या करना चाहिए, हमें फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए। सामान्यतः हम क्या करते हैं, बिना किसी जांच के हमने यहाँ पर मृदा परीक्षण नहीं किया। क्या नहीं किया? मृदा परीक्षण नहीं किया है। उसका एनपीके स्टेटस क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास क्या है, उसका पीएच क्या है, ठीक है। इन चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं है, उनकी फर्टिलिटी के बारे में पता नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट क्या है पता ही नहीं है, और हम बिना जाने ही फर्टिलाइजर देते रहते हैं। तो जब तक हमें उसकी फर्टिलिटी स्टेटस के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम फर्टिलाइजर को क्या करेंगे, अंधाधुंध मात्रा में ही प्रयोग करेंगे। देखो होता क्या है, जैसे मान लिया नाइट्रोजन तो क्या है, मुख्यतः डिफिशियंट ही रहती है, लेकिन अगर हमारी फसलों में किसी तत्व की कमी नहीं है, ठीक है, और हमने बिना जांच परखे हमने उसको सॉइल में प्रयोग किया, तो क्या होगा, फिर तत्व की अधिकता होगी। क्या होगी? तत्व की अधिकता, यानी कि जो अधिकता होगी, जिसे कहते हैं टॉक्सिटी। क्या कहते हैं? टॉक्सिटी। इससे हमारी फसलों के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, विषैला प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा जो है फर्टिलाइजर को ऑन द बेसिस ऑफ जो है सॉइल टेस्ट, मृदा परीक्षण के आधार पर ही हमें क्या करना चाहिए, उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। उसका फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, उस आधार पर उर्वरकों को देना चाहिए। अंधाधुंध मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, बैलेंस न्यूट्रिशन। हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन देना चाहिए। बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, एनपीके सीरियल्स में 4:2:1 होता है, मतलब 4:1, 2:1 मात्रा में किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो जनरल रिकमेंडेशन है 120, 60 और 40, ये क्या है, एनपीके, ये आवश्यकता है हमें 120, 60, 40 की। तो हमें इतना ही देना है, इससे अधिक मात्रा में नहीं देना है। मतलब उचित मात्रा और उचित अनुपात में पोषक तत्वों को प्रदान करना ही क्या कहलाता है, बैलेंस न्यूट्रिशन कहलाता है, संतुलित पोषण कहलाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नाइट्रोजन नहीं है तो उसकी जगह पर हमने दूसरा दे दिया, या माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे पास बहुत ज्यादा है तो हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट ही दे दिया, बेसिक न्यूट्रिएंट दिए ही नहीं। जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, उनकी बहुत ज्यादा भूमिका होती है, लेकिन जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनकी भूमिका भी उनके समान होती है, क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को रन करते हैं, हार्मोन्स को रन करते हैं, ठीक है, उनको न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन, उनके एसिमिलेशन, उनके ट्रांसलोकेशन में भाग लेते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या करना है, बैलेंस बना के रखना चाहिए। ना किसी की कमी रखनी चाहिए, ना किसी की अधिकता होनी चाहिए। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उन सबका बराबर मात्रा में प्रयोग करके ही पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सॉइल प्रॉपर्टीज। तो इसमें मृदा की जो क्या आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल हैं और फिजिकल हैं, बायोलॉजिकल हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसका पीएच क्या है, उसका ईसी क्या है, ठीक है, उसका जो है ईसी क्या है, तो इनका होना, जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, सॉइल टेक्सचर कैसा है, उसका कलर कैसा है, ठीक है, उसका जो है बल्क डेंसिटी कैसा है, इन सब चीजों का हमें जानकारी होना चाहिए। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में हमें जानना चाहिए, सूक्ष्म जीवाणु की क्या उसमें मात्रा है, क्या नहीं है, कौन कौन से बैक्टीरिया उसमें पाए जा रहे हैं, सूक्ष्म जीवाणु की क्या प्रॉपर्टीज है।
तो इनका होना बहुत आवश्यक है। पीएच, एक सर्टेन पीएच पर क्या होता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सर्टेन पीएच पर पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। तो जैसे फास्फोरस है 6.5 टू 7.5 पे बहुत ज्यादा उपलब्ध होता है और जैसे ही एसिडिक कंडीशन पहुंचती है तो ये अनअवेलेबल फॉर्म में हो जाता है। तो बहुत कुछ मायने रखता है सॉइल प्रॉपर्टीज पोषक तत्वों के प्रयोग के समय। दूसरा है क्लाइमेटिक कंडीशंस, जलवायु जो दशाएं होती हैं बहुत कुछ मेंटेन करती हैं। वर्षा क्या है, अत्यधिक वर्षा हो रही तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, फर्टिलाइजर को कम देना चाहिए क्योंकि ज्यादा वर्षा में जल भराव हो जाएगा और सीधा सीधा न्यूट्रिएंट लीच कर जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, अगर वर्षा नहीं हो रही है, रेनफेड कंडीशन है, तो वहां पर हमें फोलियर एप्लीकेशन करना चाहिए। हमको ठोस पदार्थ को नहीं देना चाहिए, मतलब जो है स्टैंडिंग क्रॉप में जो है क्रॉप ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें क्या है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के दौरान वेदर कंडीशंस को भी देखना चाहिए। जैसे टेम्परेट जो होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होता है, उसमें टेम्परेचर हाई होता है, तापमान अधिक होता है, तो माइक्रोबियल उसकी एक्टिविटीज तीव्र होती हैं, जिससे क्या होता है जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का बहुत ही फास्ट होता है। दूसरी कंडीशन देखें, टेम्परेट रीजन होता है जहां पर क्या होता है टेम्परेचर बहुत लो होता है। जब टेम्परेचर लो होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर उसका डिकम्पोजिशन स्लो होगा, तो हमें फर्टिलाइजर अलग से ज्यादा देने पड़ेंगे, इंक्रीज फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर अधिक से अधिक देना पड़ेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा क्या है, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र में हम लेग्यूम को समाहित करें, फसल चक्र में हम दलहनी फसल का समावेश करें, दलहनी फसल को समावेशित करेंगे। ये कवर क्रॉप्स के रूप में भी होती है और ये साथ ही साथ न्यूट्रिएंट को रिस्टोर कर देती है, मतलब जो हमारी फर्टिलिटी है उसको रिस्टोर करने का काम करती है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है, इसको जो एटीएम है, एटीएम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करती है। क्या करती है, फिक्स करती है और सॉइल की फर्टिलिटी को इनरिच करती है, फर्टिलिटी को बढ़ाती है। ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं बेसल एप्लीकेशन एंड स्प्लिट एप्लीकेशन। बेसल एप्लीकेशन क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं बुवाई के समय जो देते हैं, बुवाई के समय जो मात्रा दी जाती है उसे हम बेसल एप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसल एप्लीकेशन कहते हैं। और उसके बाद इन केस ऑफ सैंडी सॉइल, जो बलुई मृदाएं होती हैं उनमें क्या करना चाहिए, जो K2O होता है, पोटास होता है, उसको स्प्लिट डोज में देना चाहिए क्योंकि वहां पर लीचिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। और वैसे नाइट्रोजन जो है, जो नाइट्रेट फॉर्म में होती है, इसको जो है हमेशा जो है स्प्लिट में ही देते हैं। स्प्लिट में इसलिए देते हैं कि पूरी मात्रा जो होती है बुवाई के समय देते हैं, जो आधी मात्रा बचती है उसको हम एट अ टाइम ऑफ जो है इरिगेशन देते हैं। जब सिंचाई देते रहते हैं उसको कई भागों में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम उसके क्रिटिकल स्टेज पर देते रहते हैं। तो स्प्लिट एप्लीकेशन के रूप में इसलिए देते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के फॉर्म में जब देते हैं तो वो लीच बहुत ज्यादा कर जाती है, उसका ह्रास बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं ताकि उसकी इफिशियंसी बढ़े और उसका ह्रास जो है वो कम हो। इसके बाद आता है डीप प्लेसमेंट एंड बैंड प्लेसमेंट। देखो कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं जो मृदा में एक निश्चित स्थान पर ही उपलब्ध हो पाते हैं, जैसे पी एंड के। ये पी एंड के क्या होते हैं, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं और मृदा में जाके फिक्स हो जाते हैं। तो इसको हमेशा क्या करना चाहिए, डीप प्लेसमेंट में देना चाहिए। कब देना चाहिए, डीप प्लेसमेंट, हल के पीछे कोणों में देना चाहिए, हल के तल के नीचे, तल के नीचे। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर ये है तो इसके नीचे हमें फर्टिलाइजर देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो सीड होगा उसके नीचे देना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा, फास्फोरस पोटास हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं और ये इमोबाइल होते हैं, गति नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें इसको बीज के नीचे देना चाहिए ताकि जड़ें नीचे पहुंचेगी और उसको आसानी से पालेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। फास्फोरस और जो पोटास है ये डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की, उसके द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि नाइट्रोजन का मास फ्लो के द्वारा होता है। तो इनमें हमें ध्यान रखना चाहिए, डीप प्लेसमेंट और बैंड प्लेसमेंट के माध्यम से ही जो है फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करना चाहिए क्योंकि इनकी उपलब्धता एक विशेष स्थान पर ही होती है। अगर वहां पर नहीं देंगे, आपने सोचा कि पोटास और जो फास्फोरस उसको हम बुवाई के बाद दे दें तो उसका जो इफिशियंसी वो घट जाएगा और साथ ही साथ उसको पौधों को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसकी एक अवस्था है जहां पर उसको अपटेक किया जा सकता है, पौधे उसको अपटेक कर सकते हैं। आप बीज के नीचे देंगे तब वो उसको प्राप्त कर लेगा, लेकिन अगर बाद में देते हैं, सॉइल के साइड में देते हैं बीज के, तो वो पौधों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है,
प्रिंसिपल्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी फर्टिलाइजर की जो यूज इफिशियंसी होगी वो बढ़ जाती है। आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।